हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, यदि आप लोग जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए, क्योंकि ये वाला प्रैक्टिस सेट जो है आयोग द्वारा पूछे गया जो पेपर है वहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके साथ जो डिटेल करेंगे एनालिसिस वो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य पशु की बात करें तो आपका बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज पशु है। क्लियर। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज पशु है, अथवा इसको हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्वैम्प डियर कहते हैं, अथवा इसको हम दलदली हिरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दलदली हिरन। दलदली हिरन भी कहते हैं। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा रुसर्बस डबोसेली। क्लियर। RUCERBUS डबोसेली, DUBAUUCELLI। रुसर्बस डिबोसेली इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वैम्प डियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलदली हिरन। क्लियर। दलदली हिरन भी बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वैम्प डियर या बारहसिंगा इन नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के और क्या राजकीय हैं उनके बारे में चर्चा करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं। आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। क्लियर। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं हैं। प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, इस पर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की हिंदी प्रथम राजकीय भाषा है। इसको अक्टूबर 1947 को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। वह दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। इसे 1989 में दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया था। इसके अलावा पॉइंट यहाँ पर ये रखेंगे, हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया? सभी ऑफिसेस में कंपलसरी कर दिया गया था कब? ये याद रखेंगे 1968 को। क्लियर। 1968 को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे तो 26 जनवरी 1968 को इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी, तो सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सारस, या इसे हम लोग क्रोंच भी कहते हैं। क्लियर। कभी कभी ऑप्शन में क्रोंच मिल जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो ग्रस एंटीगोन। ग्रस एंटीगोन इसका साइंटिफिक नेम है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, अथवा पलाश ना होकर टेसू ऑप्शन भी मिल सकता है। ठीक, ये याद रखेंगे, टेसू। और इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्लियर। ये पलाश को राष्ट्रीय पुष्प कब अपनाया गया? तो याद रखेंगे 4 जनवरी सन 2011 से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की। क्लियर। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का पेड़, अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय मीन क्या है, राजकीय मछली की बात करें, राजकीय मछली अगर आपसे पूछा जाए जिसे हम मीन कहते हैं तो आप बताएंगे चिताला। चिताला उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है, मीन है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, इस चीज को मिनिमाइज कर देते हैं, पॉइंट जगह बना लेते हैं। सारे पॉइंट कवर करने चाहिए, क्योंकि राजकीय अगर पूछा गया है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजकीय जलीय जीव क्या है, जलीय जीव की बात करें तो गांगे डॉल्फिन। क्लियर। गांगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है, डॉल्फिन।
कांगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह में मछलियाँ हैं और आपका धनुष है और तीर है। मछलियों की संख्या पूछी जाए तो 2 मछलियाँ हैं। अगर आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह मछलियाँ हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? इसको रूमी दरवाज़ा से लिया गया है, रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ से, इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर? राजकीय चिन्ह के रूप में इसे कब अपनाया गया? मछलियाँ और धनुष तीर को, ये ईयर भी याद रखें, इम्पोर्टेंट है। 1938 में इसको स्वीकृत किया गया था। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट कवर हुए होंगे। अब राजकीय से कुछ भी पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश से आप लोग कर लेंगे। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? इनमें से कह रहा है कि कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? अगर हम ख्याल नृत्य के रूप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ख्याल नृत्य के मेनली ये 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं ये डिस्कस करते हैं। आपका गरस्पा ख्याल, क्लियर? गरस्पा एक ख्याल का रूप है, गरस्पा ख्याल। इसके अलावा आपका जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल, और इसके अलावा आप याद रखें अभिनव अभिनय ख्याल, अभिनय ख्याल। ये तीनों ही बुंदेलखंड क्षेत्र के डांस एक तरीके से कह सकते हैं, ख्याल डांस हैं। ये कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के, इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये तीनों ही ख्याल नृत्य के रूप हैं। दीवारी आपका ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, और ये हैं कहाँ के? ये तीनों ही तीनों उत्तर प्रदेश के एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ख्याल डांस हैं, क्लियर? ये ख्याल डांस है एक तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए गरस्पा ख्याल कब मनाया जाता है? ये बर्थ ऑफ सन, पुत्र के जन्म होने पर या किसी बेटे के जन्म होने पर गरस्पा ख्याल मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके वाराणसी में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? वाराणसी में बनाया गया, इस बात को याद रखेंगे। वाराणसी में भी अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाए तो वाराणसी में ये रामनगर में बनाया गया, और किस नदी के किनारे? गंगा तट पर इसको बनाया गया। रामनगर याद रखेंगे, वाराणसी को। इस टर्मिनल का उद्घाटन कब किया गया था? इसकी अगर हम दिनांक याद रखें तो 12 नवंबर सन 2018 को इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर? इसके अलावा इस टर्मिनल का संचालन कौन करेगा? इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? संचालन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, क्लियर? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ये भी याद रखेंगे, जलमार्ग प्राधिकरण पूछा जा सकता है, क्लियर? अगर हम इस टर्मिनल की क्षमता की बात करें, इसकी क्षमता कितनी है? ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। 1.26 एमटीपीए इसकी क्षमता है, क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर बनना है? वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अभी यहाँ से हमें आगे नहीं बढ़ना है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं वाराणसी के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे वाराणसी के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वाराणसी से इंपॉर्टेंट और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं, वो हम लोग चर्चा में लेंगे, क्लियर? वाराणसी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाराणसी एक आपका मंडल है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो उन 18 मंडल में से वाराणसी भी एक मंडल है। और यदि आपसे पूछा जाए वाराणसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो आप कहेंगे कि वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, क्लियर? वो 4 जिले कौन कौन से हैं, इस पे अगर हम लोग बात करें तो स्वयं वाराणसी इसके अंतर्गत आता है, जौनपुर, क्लियर? आपका गाजीपुर, गाजीपुर और चंदौली, चंदौली, ये 4 डिस्ट्रिक्ट वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा वाराणसी की अगर हम बात करें
तो वाराणसी में आपको भारत कला भवन देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, भारत कला भवन। हर चीज़ को इतनी बार रिवाइज करेंगे ताकि आपके माइंड पर सेट हो जाए। भारत कला भवन कहाँ है आपका? वाराणसी में। इसकी स्थापना भी पूछी जा चुकी है, तो 1920 की इसकी स्थापना हुई थी या ये बना था। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा वैदिक विज्ञान केंद्र। वैदिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? वैदिक विज्ञान केंद्र, तो ये भी आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। ये दोनों वाराणसी के बीच में है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये बने हुए हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है? दीनदयाल हस्तकला संकुल। दीनदयाल हस्तकला संकुल की बात करें तो आप बताएंगे ये आपका वाराणसी में है। इसके अलावा वाराणसी के हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर को डिस्कस किए थे। मंदिरों की अगर हम बात करें तो आप इनके मंदिर में याद रखेंगे विश्वनाथ मंदिर। क्लियर? एक आपका मार्कंडे मंदिर, मार्कंडे मंदिर। इसके अलावा आप रखेंगे याद अन्नपूर्णा मंदिर। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड मंदिर हैं क्योंकि मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। एक मंदिर और याद रखेंगे जिसका नाम था काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर। ये तो वाराणसी के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस ये भी किया था कि वाराणसी को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। तो इसके उपनाम की बात करें तो चूंकि यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है इसी इसलिए इसको विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी। वाराणसी को राड़साड़ भी कहा जाता है। राड़साड़ इंपॉर्टेंट है। इसे मुक्ति नगर भी कहा जाता है। मुक्ति नगर भी कहा जाता है। मुक्ति नगर। वाराणसी को पांडा नगर भी कहा जाता है। और इसके बाद इसको सीढ़ी नगर भी कहा जाता है। सीढ़ी नगर भी कहा जाता है। घाट नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये घाट नगर। इसके अलावा अगर हम कुछ संस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको भारतीय हथकरघा तकनीकी अनुसंधान संस्थान मिलेगा। भारतीय हथकरघा तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये अगर इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाए तो आप वाराणसी में आंसर मारेंगे। इसके अलावा IIBR कहाँ पर मिलेगा? IRBR का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा? आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी की और हम बात करें तो आपको भारतीय ललित कला परिषद कहाँ देखने को मिलेगी? ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय ललित कला परिषद। ललित कला परिषद। भारतीय ललित कला परिषद की बात करें तो ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी में काशी विद्यापीठ देखने को मिलेगा। काशी विद्यापीठ कहाँ पर है? काशी विद्यापीठ आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये पूछा जा चुका था कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की? तो बाबू श्री प्रसाद। बाबू श्री प्रसाद ने काशी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ को अ, निर्माण कराया था। इसके अलावा अगर हम और पॉइंट करें, एक यहाँ पर हम लोगों ने पुस्तकालय पढ़ा था जो आ चुका है एग्जाम में। याद करें तो सरस्वती। क्लियर? सरस्वती भवन पुस्तकालय कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सरस्वती भवन पुस्तकालय आपका वाराणसी में है। और वाराणसी में फिर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1914 को इसकी स्थापना हुई, इस बात को याद रखेंगे। तो ये वाराणसी में है किस में, किस जगह है? क्या ये BHU में है? नहीं, ये आपका संपूर्णानंद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस में बना हुआ है ये? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में ये बना हुआ है, संस्कृत विश्वविद्यालय में बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम वाराणसी के मेले की बात करें, मेले में याद आप रखेंगे, हमने याद कराया था आपको एक नक्कटैया मेला। नक्कटैया मेला। और नक्कटैया का जब जब जिक्र किया है तो हम लोग एक मेला और जिक्र करते हैं जिसका नाम है ध्रुपद मेला। क्लियर? नक्कटैया मेला और ध्रुपद मेला ये दोनों वाराणसी के मेले हैं। वाराणसी में एक वन्यजीव अभ्यारण्य था जिसका नाम था कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखेंगे, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर? याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट घाट भी डिस्कस किए थे। घाटों की अगर हम बात करें तो सी घाट। ऐसे पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पर क्या अनुसंधान था, कौन से मंदिर थे, कौन से घाट था, किस और नाम से जाना जाता है, कौन कौन से भवन, ये सब इस तरह से याद रखेंगे। घाटों में हम लोग बात करेंगे 80 घाट। एक आपका मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट है। इसके अलावा यहाँ पर एक हरिश्चंद्र घाट है, हरिश्चंद्र घाट।
और आपका एक और घाट है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है राजसी घाट। क्लियर, ये याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक भवन कैंसर संस्थान भी पढ़ा था। कैंसर संस्थान की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान पढ़ा था। क्लियर, मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान पढ़ा था। एक कैंसर संस्थान हम लोगों ने कानपुर में पढ़ा था जिसका नाम जेके कैंसर संस्थान था, उसको कंफ्यूज न करना है। इसके अलावा और हम अगर वाराणसी के बारे में चर्चा करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वाराणसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वाराणसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्लियर, हम लोग कर रहे हैं वाराणसी के बारे में चर्चा। इसके अलावा और यहाँ पर क्या हम लोगों ने पढ़ा था, एक संग्रहालय और पढ़ा था जिसका नाम था लोक कला संग्रहालय। क्लियर, लोक कला संग्रहालय। तो वाराणसी में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट संग्रहालय पढ़ लिए, एक आपका लोक कला संग्रहालय और ये आपका सरस्वती भवन, वो तो पुस्तकालय था, सॉरी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर भोजपुरी भवन मिलेगा। क्लियर, भोजपुरी भवन पूछा जाए तो आप कहेंगे भोजपुरी भवन तो वाराणसी में है। क्लियर, बाकी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लोग जानते हैं, मडुआडीह आप जानते हैं यहाँ पर क्या है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे राज हिंदी संस्थान। क्लियर, इंपॉर्टेंट है राज हिंदी संस्थान। देखो, एक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान अलग है, वो लखनऊ में। राज हिंदी संस्थान कहा जाए तो ये वाराणसी में, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1968 की इसको स्थापना हुई थी। क्लियर, ये याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ करंट के पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिससे कि यहाँ पर जो पेपर में पूछा गया था, इससे अब जो डिस्कस कर, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बिंदु डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढंग से इसको सुनना, हो सके तो लिखें, इंपॉर्टेंट है। देखो देश का पहला, यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। देश का पहला क्या, देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा का संग्रहालय। क्लियर, हिंदी साहित्य भाषा का संग्रहालय, साहित्य भाषा का संग्रहालय कहाँ पर है, देश का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर ये बना है, ये आपका हिंदी साहित्य भाषा का संग्रहालय जो कि देश का पहला है, कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी में। और वाराणसी में पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाए तो आप काशी बताएंगे, काशी में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हम लोग डिस्कस करें, ये सभी वाराणसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ है, कन्वेंशन सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है, ये भी आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इस कन्वेंशन सेंटर में एक बात घटे, मतलब एक कार्यक्रम हुआ था जो 17 सितंबर 2024 को हुआ था। करंट का, ये बहुत ज़्यादा पुराना है नहीं। यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था स्वच्छता ही कार्यक्रम सेवा, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ था। क्लियर, तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ये आपका वाराणसी में हुआ था, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। क्लियर, ये याद रखेंगे। इसके अलावा वाराणसी में 13वीं, मतलब 13th क्या हुआ था यहाँ पर, 13वीं राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस। क्लियर, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस पूछा जाएगा कि 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी, आप कहेंगे वाराणसी में हुई थी। और ये कब हुई थी, ये याद रखेंगे 28 से 30 नवंबर 2024 को हुई थी, ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे यहाँ पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। मोदी जी द्वारा यहाँ पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। उस हॉस्पिटल का नाम पूछा जा सकता है कि ये हॉस्पिटल कहाँ पर है। इस हॉस्पिटल का नाम आर झुनझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल। क्लियर, आई झुनझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, वाराणसी में किया गया, इस बात को याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया था, इसलिए और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैदिक 3D संग्रहालय। क्लियर, वैदिक 3D संग्रहालय, वैदिक 3D संग्रहालय का उद्घाटन या कहाँ पर बनाया गया, ये आपका वाराणसी में बनाया गया। और वाराणसी में पर्टिकुलर किस जगह पे बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका
संस्कृत विश्वविद्यालय ना, जिसका नाम क्या था, संपूर्णानंद। तो ये आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बनाया गया है, संस्कृत विश्वविद्यालय में बनाया गया है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएंगे। एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पेपर आएगा कहाँ से, इतना सब कुछ पढ़ोगे तो, इतना तो देखो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वाराणसी में और क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, देखो वाराणसी में क्या है कि एक जगह है जो इम्पोर्टेंट है। वाराणसी में एक जगह है, ठीक, एक जगह है जिसका नाम है, जगह गलत लिख गया, एक जगह है जिसका नाम है सिर गोवर्धनपुर। क्लियर। वाराणसी में एक जगह है जिसका नाम है सिर गोवर्धनपुर। सिर गोवर्धनपुर एक जगह है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी अगर हम चर्चा करें, ये सिर गोवर्धनपुर जन्म स्थल है किसका, संत रविदास जी का। क्लियर। संत रविदास, संत रविदास जी का ये जन्म स्थल है। यहाँ पर एक 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्लियर। और किनकी प्रतिमा बनाएंगे, संत रविदास जी की प्रतिमा बनाई गई, कहाँ पर, सिर गोवर्धनपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये संत रविदास जी का जन्म स्थल है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये बात समझ में आई। तो उम्मीद करता हूँ ये वाराणसी से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इससे बार क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर कर लिया है ना, हाँ, इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ये प्रश्न हम बहुत बार कराए हैं प्रैक्टिस सेट में। रजा लाइब्रेरी आप जानते हैं कहाँ पर है, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। क्लियर, रामपुर में। इसकी स्थापना वर्ष याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है स्थापना वर्ष। इसकी स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो 1774, हाँ याद रखेंगे कितनी, 1774 को ये स्थापित हुई थी रजा लाइब्रेरी। इसके अलावा अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में आपको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला देखने को मिलेगी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। दरअसल दोस्तों कभी कभी इसको आप भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कह सकते हैं। मायावती ने इसका नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला किया था, फिर अखिलेश सरकार आए, उन्होंने फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया। तो अगर भीमराव भी मिलता है नाम से तो आप रामपुर मारेंगे। फिलहाल आर्यभट्ट इसका नाम है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए आर्यभट्ट किस मंडल के अंतर्गत आता है ना, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को भी याद रखेंगे, मुरादाबाद मंडल। क्लियर। और रामपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है, मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको गौर झील देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। गौर झील कहाँ है, रामपुर में। यहाँ पर एक मंदिर हमने आपको बताया था, कौन सा, रटौंडा मंदिर, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रटौंडा मंदिर कहाँ है, रटौंडा मंदिर आपका रामपुर में है। रामपुर का अगर हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है पैच वर्क, इससे पहले कहीं प्रैक्टिस सेट कराए हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें ये सब कर चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, आज का जो आयोग में लेखा परीक्षक का ये पेपर है, तो इसमें से बहुत सारे तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, यानी कि पेपर आ रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा फागुन मेला, फागुन मेला देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आप डिस्कस करें, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर रामपुर में भारत के प्रथम अमृत सरोवर, क्लियर, भारत में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ से किया गया था, का उद्घाटन, क्लियर, कहाँ से हुआ था, ये रामपुर से हुआ था, ये पूछा जा चुका है। तो प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ से किया गया था, उत्तर प्रदेश के रामपुर से किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामपुर इज अ राइट आंसर। बाकी रामपुर से रिलेटेड इतने ही पॉइंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में अगर आएगा तो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। अगर हम लोग श्वेत क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जानते हैं आप, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से संबंध है।
श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक या पिता वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्लियर? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति भारत में इसको किसी और नाम से जाना जाता है, ठीक? इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ऑपरेशन फ्लड। अगर ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की बात करें, ये भारत में कब आया था? इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1973 को, याद रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट शुरू हुआ था। इसके अलावा क्योंकि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। अगर आपसे वर्ल्ड मिल्क डे पूछा जाए, क्लियर, वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप कहेंगे 1 जून को, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात पूछे, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, तो याद रखेंगे 11 जनवरी को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए आप जानते हैं, और ये प्रश्न भी करा चुके हैं, है ना? तो ताला उद्योग के लिए जाना जाता है अलीगढ़। क्लियर? अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बाकी अगर हम अलीगढ़ के बारे में चर्चा करें, तो अलीगढ़ 18 मंडलों में से अलीगढ़ भी आपका एक मंडल है। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वो 4 जिले कौन-कौन से, इस पे अगर हम लोग चर्चा करें, तो स्वयं अलीगढ़ इसके अंतर्गत आता है, एटा इसके अंतर्गत आता है, और आपका कासगंज डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है, और आपका हाथरस। क्लियर? हाथरस। ये 4 जिले अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अलीगढ़ आपका एक 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से अलीगढ़ भी आपका एक नगर निगम है, ये भी याद रखेंगे। अलीगढ़ आपका क्या है? नगर निगम भी है और एक मंडल भी है, ये बात समझ में आई। इसके अलावा आपको अलीगढ़ में एक ताप विद्युत संयंत्र है जिसका नाम है हरदुआगंज। क्लियर? हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? ये आपका अलीगढ़ में, याद रखेंगे। इसकी स्थापना की अगर बात करें, तो 1942 में बनाया गया था, और ये उत्तर प्रदेश का फर्स्ट विद्युत संग्रह संयंत्र है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा अलीगढ़ में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है शेखा झील पक्षी विहार। क्लियर? और ये स्पेसिफिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है ना, ये तो पठारी क्षेत्र है, तो ये आपका सदर्न प्लेट्यू है। क्लियर? तो दक्षिणी पठार है ऊपर का, है ना, इधर आपका ये पठार है मध्य प्रदेश, और इधर तो ये दक्कन का ही तो पठार का एक पार्ट है, तो ये दक्षिणी पठार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में मिट्टी की बात करें, तो ये भी पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड की मिट्टी की बात करें, बुंदेलखंड में मिट्टी का अगर हम लोग जिक्र करें, तो यहाँ पर मेनली 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक आपकी काली मिट्टी, क्लियर, एक आपकी पाई जाती है काली मिट्टी, और एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लाल मिट्टी। काली मिट्टी पुनः यहाँ पर 2 प्रकार की मिलती है। ये पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है और ये कहाँ पर पाई जाती है। कावड़ मिट्टी, कावड़ मिट्टी आपकी काली मिट्टी है। इसके अलावा मार मिट्टी बुंदेलखंड में पाई जाती है, और ये आपकी काली मिट्टी है। लाल मिट्टी भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, जिसमें से आपका परवा, परवा किस प्रकार की मिट्टी है? लाल मिट्टी है, और आपका रक्कर, क्लियर, ये आपकी क्या है? लाल मिट्टी है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या करा है? चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये तो अभी इनको 2024 में भारत रत्न मिला है। कब मिला है? 2024 में इनको भारत रत्न मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
बाकी अगर हम लोग चौधरी चरण सिंह के बारे में डिस्कस करें, चौधरी चरण सिंह, क्लियर, और क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आएंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। अगर हम लोग बात करें तो इनको भारत रत्न तो 2024 में मिला, ये हम लोग जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्लियर। उत्तर प्रदेश के 2 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार जब ये बने थे, कब बने थे? 3 अप्रैल, क्लियर, 1967 को ये बने थे। और कब तक बने थे? 25 फरवरी 1968 तक ये पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। भाई अगर हम ये बात करें दूसरे चरण में जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तो ये 18 फरवरी 1970 को बने थे। और कब तक बने थे? 1 अक्टूबर 1970 तक ये बने थे, ठीक। ये 1 अक्टूबर है, याद रखेंगे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, क्लियर। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और ये प्रधानमंत्री कब बने थे? 1979 से बने थे। और कब तक? 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? इनकी जयंती 23 दिसंबर को होती है। कब मनाई जाती है? 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय किसान दिवस, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ये प्रश्न भी हम पहले करा चुके हैं 2 से 3 बार। कालिंजर मेला की बात करें तो ये आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिल लगता है। कहाँ पर? बांदा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा कालिंजर दुर्ग भी कहाँ पर है? कालिंजर दुर्ग भी पूछा जाता है। कालिंजर दुर्ग या कालिंजर का किला, ये कहाँ है? बांदा पर है। इस बात को याद रखेंगे। इसके राइट आंसर हो जाएगा बांदा इज अ राइट आंसर। बाकी अगर हम बांदा की बात करें तो बांदा किस मंडल के अंतर्गत आता है? बांदा चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत, क्लियर। ये याद रखेंगे, चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। और अगर हम चित्रकूट मंगल धाम की बात करें तो इसके अंतर्गत, इस मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, क्लियर। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से आते हैं? बांदा इसके अंतर्गत आता है, हमीरपुर इसके अंतर्गत आता है, महोबा आता है, और आपका चित्रकूट। ये 4 जिले चित्रकूट धाम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों वैसे तो उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में ज़्यादातर मंडलों के मुख्यालय उन्हीं जिलों के नाम पर हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय कुछ मंडल ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उस जिले से अलग है। तो अगर हम चित्रकूट धाम की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चित्रकूट धाम का मुख्यालय आपका बांदा में, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी बांदा में आपको तुलसी स्मारक देखने को मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तुलसी स्मारक कहाँ पर है? बांदा में है। इसके अलावा बांदा में आपको नीलकंठ मंदिर देखने को मिलेगा। नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? ये आपका बांदा में है। बांदा में कुछ इंपॉर्टेंट खनिज देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें हीरा कहाँ पर मिलेगा? गेरू यहाँ पर मिलता है, बॉक्साइट इत्यादि कई ऐसे इंपॉर्टेंट खनिज बांदा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बांदा का हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत सजर पत्थर शिल्प इंपॉर्टेंट है। ये भी सजर पत्थर शिल्प बांदा का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, क्लियर। बाकी बांदा डिस्ट्रिक्ट आपका चना का सर्वाधिक क्षेत्र, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक चना का क्षेत्र है, चना का सर्वाधिक क्षेत्र आपका कहाँ है? बांदा में। इसके अलावा अरहर, अरहर दाल का भी सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? बांदा में है। बांदा में अगर हम बात करें ज्वार उत्पादन में नंबर 1 जिला, क्लियर। ज्वार उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? वो आपका बांदा है। इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? गम बबूल की छाल का जो हम रंग बनाते हैं, इसका उद्देश्य किस लिए किया जाता है? याद कर लेंगे। चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए गम बबूल की छाल का रंग बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है कि आज तक, अभी तक वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो आप जानते हैं कि वर्तमान में कौन-सी भी विधानसभा चल रही है, क्लियर? वर्तमान में अगर हम देखें तो 18वीं विधानसभा चल रही है, क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। योगी सरकार वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है, तो 18 बन चुकी होंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ये जो 18वीं विधानसभा जो है, इसका गठन कब हुआ? ये भी पूछा जा सकता है। 18वीं विधानसभा का गठन कब हुआ? इस बात की अगर हम बात करें, तो 11 मार्च 2022 को 18वीं विधानसभा का गठन हुआ, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्लियर? इस 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव की अगर हम बात करें, चुनाव कब हुए? ये अगर आपसे पूछा जाए, तो चुनाव हुए थे 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक हुए थे, और ये कब हुए थे? 2022 में। कितने चरणों में हुए थे 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव, कितने चरणों में हुए थे? ये भी तो पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे, चुनाव हुए थे आपके 7 चरणों में हुए थे। ये बात समझ में आई? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, टोटल 18 विधानसभा गठित हो चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? ये भी तो पूछा जा सकता है। तो प्रथम विधानसभा का गठन की अगर हम बात करें, तो ये 8 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। इसके अलावा आप याद रखेंगे, द्वितीय विधानसभा का भी पूछा जा सकता है। द्वितीय विधानसभा का गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1957 को द्वितीय विधानसभा का गठन हुआ था। तृतीय भी याद कर लेंगे, एटलीस्ट शुरुआत की 3 तो याद कर लें और 18वीं याद रखेंगे। ये हुआ था 7 मार्च 1962 को तृतीय विधानसभा का गठन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? क्लियर? प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष, वर्तमान में उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, इस बात को आप जानते हैं। और जो प्रथम विधानसभा थी, इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो आप याद रखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। क्लियर? पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन, क्लियर? इंपॉर्टेंट है, पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि विधानसभा सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जाए, तो आप कहेंगे कि 403 विधानसभा सीटें हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इन 403 में 84 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, वहीं 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आए, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं? मतलब कहने का है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग हैं, और इस प्रकार से भारत में सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो गया है। जिस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था, उस टाइम तो उसमें 75 थे, लेकिन अब वर्तमान समय में अगर देखें आज की डेट तक, तो उत्तर प्रदेश में 77 जीआई टैग हैं। क्लियर? क्योंकि अभी ये पेपर तो पहले हो गया था, ये जनवरी में पेपर हुआ था, तो उसके हिसाब से तो ये 75 आंसर है। क्लियर? लेकिन अब क्योंकि 11 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश को लगभग 21 जीआई टैग दिए गए थे। क्लियर? तो वर्तमान में अभी फिलहाल 77 जीआई टैग हैं, इस बात को याद रखेंगे। बाकी आप याद रखेंगे कि काशी क्षेत्र को याद रखेंगे। काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जीआई टैग हब बन गया है। उत्तर प्रदेश का जीआई टैग का हब बन गया है, इस बात को भी याद रखेंगे। कौन बन गया है? काशी क्षेत्र बन गया है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बाकी एक बार और आप चेक कर लेंगे जीआई टैग कितने हैं, क्योंकि ये तो बढ़ते ही रहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र, ध्यान देना कि क्या पूछा जा रहा है, कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। वो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से हैं, ये हमें पता होना चाहिए। पहला आप याद रखेंगे, भाबर एवं तराई का क्षेत्र। ठीक।
9 क्षेत्रों को डिस्कस करेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आप याद रखेंगे पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान इसके अंतर्गत आता है। क्लियर। तीसरे क्षेत्र के रूप में मध्य पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान। और आपका चौथे क्षेत्र की बात करें तो आप याद रखेंगे दक्षिण पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, समशुष्क मैदान। पांचवा याद रखेंगे आप मध्य मैदान, मध्य मैदान। छठा याद रखेंगे आप बुंदेलखंड का रीजन था, बुंदेलखंड। सातवें के रूप में थे आपका उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान। और आपका आठवें के रूप में था बिंदु मैदान। क्लियर, बिंदु मैदान। और आपका क्या बचा हुआ है, हाँ एक आपका बचा हुआ है नमा, आपका पूर्वी मैदान। ठीक है, ये 9 है उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र। क्लियर। इसके अलावा इसी प्रकार के 2 प्रश्न और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हम क्या पूछें, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की बात की जाए, पारिस्थितिकीय क्षेत्र। क्लियर। क्या हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे आंसर 9 होगा, तब 20। उत्तर प्रदेश के कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की बात करें तो 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कुल मृदा समूह क्षेत्र में बांटा गया, उत्तर प्रदेश को कुल कितने मृदा समूह क्षेत्र, यदि मृदा समूह क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को 8 भागों में विभाजित किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु है, ये तो सरल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेक्टर किसका अनुपात है। जीडीपी डिफ्लेक्टर पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे जीबी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला याद रखेंगे, जीडी डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्टर, जीबी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इंटू 100। ये फार्मूला होता है। नॉमिनल का मतलब है नामात्र जीडीपी और आपका वास्तविक जीडीपी, तो इसका रेशियो होता है। तो नामात्र से वास्तविक सकल जीडीपी का रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहां पर स्थानांतरित कर दी गई थी। ये भी प्रश्न राजधानी वाला कई बार कर चुके हैं, ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा थी। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राजधानी के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब क्या थी, 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा थी। इस बात को याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे कि 1858 में राजधानी को आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया और ये कर दिया गया था इलाहाबाद, किला इलाहाबाद। वर्तमान में ये आपका क्या है, प्रयागराज। क्लियर। फिर इसके बाद 1858 से राजधानी 1920 में क्या कर दिया गया, लखनऊ कर दी गई थी, लखनऊ। और ये आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी, इस बात को भी याद रखेंगे। फिर 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी घोषित किया गया। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कब कोई सा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से आगरा से पूछ दिया गया इलाहाबाद। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद से कौन सी राजधानी बनी थी, लखनऊ बनी थी, कब क्या बनी थी, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आगरा से कहाँ बनी थी, 1858 में यहाँ पर भी दे दिया है, तो ये आपका इलाहाबाद बनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्री राधेश्याम खेमका, श्री राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए
पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है? आजकल पद्म विभूषण से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं 2022 के 23 से जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो किस क्षेत्र में इनको दिया था? साहित्य और इतिहास के क्षेत्र, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। क्लियर? तो लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण मिला था और ये पद्म भूषण किस मरणोपरांत मिला था, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर? मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण मिला था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और ये गीता प्रेस के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। क्लियर? गीता प्रेस जो गोरखपुर में थी, गीता प्रेस कहाँ है? गीता प्रेस आपकी गोरखपुर में, गोरखपुर में है। तो इसके क्या रह चुके हैं? ये चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। कौन? राधेश्याम खेमका। और गीता प्रेस एक पत्रिका जारी करती है, कल्याण नाम की पत्रिका कहाँ से होती है? गोरखपुर से होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी अगर हम पद्म विभूषण की बात करें, 2025 के पद्म विभूषण की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के किन 2 जनों को मिला है? देखो उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। क्लियर? उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण नहीं सॉरी पद्म भूषण मिला हुआ है। क्लियर? जिसमें से अगर हम बात करें, आप याद रखेंगे राम बहादुर राय। राम बहादुर राय इनको क्या मिला? 2025 का पद्म भूषण मिला है। क्लियर? ये पूछा जा सकता है पद्म भूषण, इस तरह से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 2025 का पद्म भूषण उत्तर प्रदेश के राम बहादुर को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? इनको साहित्य एवं शिक्षा में मिला, ये भी जर्नलिस्ट हैं। साहित्य एवं शिक्षा में मिला है, ये भी एक जर्नलिस्ट हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक महिला है साध्वी ऋतंभरा। क्लियर? साध्वी ऋतंभरा को भी मिला है, क्या मिला है? 2025 का पद्म भूषण। क्लियर? और इनको किस सेक्टर में मिला है? इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट-फूट या कमी को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? ये तो सरल डेफिसिएट बोलते हैं ना, डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, मूल्यह्रास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाकी इकोनॉमी का हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे पर्टिकुलर, तो वहां पर ये सब सीखी चीजें जानेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो मानसून से आगमन से पहले कजरी नृत्य किया जाता है। क्लियर? क्या किया जाता है? कजरी नृत्य किया जाता है। और ये कजरी नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है, इसको भी याद रखेंगे। कजरी नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। क्लियर? कहाँ का? ब्रज क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके अलावा कुछ और अगर हम नृत्य की बात करें, डांस की बात करें, तो आप याद रखेंगे चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य कहाँ का? ये क्षेत्र पूछे जाते हैं। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य की हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, याद हो गया होगा। कर्मा सोनभद्र एंड मिर्जापुर। क्लियर? ये यहाँ के नृत्य हैं। इसके अलावा चौरसिया भी इंपॉर्टेंट है। चौरसिया, चौरसिया जौनपुर याद रखेंगे। नटवरी इंपॉर्टेंट है। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले का नृत्य है। क्लियर? पूर्वी उत्तर प्रदेश का नृत्य है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड बुंदेलखंड के हम लोगों ने पाई डंडा, शहरा और आपका राई, ये कहाँ के हैं? ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये सब याद होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? क्लियर? ये तो फैक्ट टाइप से याद करेंगे। ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा भी एग्जाम में आ सकता है। ये आपका आगरा घराना का मिश्रण है। क्लियर? आगरा घराना का एक मिश्रण है। आगरा घराना की अगर हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट बात करें, तो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? अगर आपसे पूछा जाए मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र, संगीत का सबसे बड़ा केंद्र, तो आप कहेंगे क्या था? आगरा घराना था, इस बात को याद रखेंगे। इसको और भी किस नाम से जाना जाता है? आगरा घराना इज ऑल्सो कॉल्ड क्या?
कव्वाल बच्चा घराना, इसको कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, कव्वाल बच्चा घराना। आगरा घराना को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। आगरा घराने का उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है? आगरा घराने का उत्पत्ति का श्रेय खुदा बख्श को जाता है। क्लियर? तो खुदा बख्श किससे रिलेटेड है? आगरा घराने से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ और नाम याद रखेंगे जो आगरा घराने से संबंधित हैं। पूछा जा सकता है, उस्ताद फयाज खां का संबंध किस घराना से है? तो आप कहेंगे इनका संबंध तो आगरा घराना से है। इसके अलावा शेर खां का संबंध आगरा आगरा घराना से। इंपॉर्टेंट है, इमदाद खां, ये भी पूछा जाता है, इमदाद खां का संबंध आगरा घराना से। बिलायत हुसैन खान, क्लियर? बिलायत हुसैन खान, इनका भी संबंध आगरा घराने से। और आपके गुलाम अब्बास, क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे, इनका संबंध आगरा घराना से है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी वीडियो समय से पहुँचते रहें। सो अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय